हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है ISTA स्टैंड फॉर। ISTA का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ISTA का पूरा नाम इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संगठन। अगला प्रश्न है SBI का पूरा नाम होता है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ पर है? जो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय संस्थान है वो कहाँ पर है? मैक्सिको, सीरिया, नाइजीरिया, कोलंबिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय जो उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान है वो नाइजीरिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर जो है वो नाइजीरिया में है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेरू, लीमा पेरू में जो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न है सेमेट अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूँ अनुसंधान केंद्र या उन्नयन केंद्र कहाँ पर है? कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील या रूस। तो सीमेट है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको जो ये मैक्सिको में है। अगला प्रश्न है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम इटली में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। खाद्य एवं कृषि संगठन की जो स्थापना है क्यूबेक सिटी, क्यूबेक कनाडा में 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। जो FAO है इसकी स्थापना जो सबसे पहले कहाँ हुई थी? क्यूबेक कनाडा में 16 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना जिसे बोलते हैं नार्प द्वारा भारत को कितने एकड़ जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नार्प के द्वारा भारत को जो है 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना जिसे बोलते हैं नार्प द्वारा भारत को वर्ष 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ICR के द्वारा जो है 131 जलवायु क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। नार्प 127, योजना आयोग 15 और ICR 131 जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है इंडिया को। अगला प्रश्न है योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र है। योजना आयोग के अनुसार 15 है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नार्प के अनुसार 127 है और ICR के अकॉर्डिंग 131 एग्रीकल्चर जोन है। अगला प्रश्न है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शुष्क कृषि भूमि के लिए जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ, नई दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो शुष्क भूमि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है वो हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस केंद्र कहाँ पर है? नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस सेंटर नई दिल्ली, पूना, जोधपुर, कोयम्बटूर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी जो सर्विस सेंटर है वो पूना, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है? खेती में किसानों के द्वारा सामान्यतः किन बीजों का यूज होता है? ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड या नाभिकीय बीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो खेती में है अधिकतर सर्टिफाइड जो सीड होते हैं इनका यूज किया जाता है। इनके लिए टैग जो है ब्लू होता है सर्टिफाइड सीड के लिए। अगला प्रश्न है खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः प्रमाणित बीज का प्रयोग किया जाता है। जनक बीज प्रजनक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जबकि आधारी बीज जो है उत्पादक कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रजनक बीज की संतान क्या होती है जिससे बोलते हैं ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड की संतान होती है फाउंडेशन सीड। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है
अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कार्टिलेडोन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं उसे बोलते हैं हाइपोजियल। जब जो बीज पत्र भूमि के बाहर आ जाएं तो उसे बोलते हैं इपीजियल। जो अरहर चना मटर है इसमें हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अरहर चना मटर में हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। इसमें जो है बीजपत्र भूमि के अंदर ही रहते हैं। मूंग, मोठ, चंवला, सोयाबीन ये सब जो है मूंगफली, इनमें इपीजियल प्रकार का अंकुरण होता है। अगला प्रश्न है, इसमें देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन। हाइपोजियल अंकुरण एक ऐसा प्रकार है जिसमें बीज के जो कार्टिलेडोन है अंकुरण के दौरान भूमि के अंदर रह जाते हैं, जैसे मक्का, धान, गेहूं, नारियल, मूंगफली, चना, मटर आदि। एपीजियल अंकुरण में जो कार्टिलेडोन बीजपत्र हैं वो भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कैस्टर, अंडे, कपास, पपीता, प्याज आदि। बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, यानी सीड एक्ट कब आया? ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1966। बीज अधिनियम 1966 में आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, बीज जड़ें हम इसके गुण से देखेंगे। निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री नहीं है? नारियल, खजूर, शरीफा, अनानास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो शरीफा है, एक बीजपत्री नहीं है, बाकी सभी एक बीजपत्री हैं। पाइनएप्पल है, नारियल है, खजूर, ये सभी एक बीजपत्री हैं। इधर देख सकते हैं आप कोकोनट, बनाना, डेट, पाम प्लांटेशन, पाइनएप्पल, जिंजर, टर्मेरिक, कारमेंडर, सेज, रसेस, लेक, ओनियन, गार्लिक, ये सभी एक बीजपत्री हैं। और कस्टर्ड एप्पल है, पीज है, आलमंड, कैस्यू नट, एप्पल, ग्रेप, गुआवा, जावा प्लम, लीची, मैंगो, पपाया, ये सभी द्विबीजपत्री हैं। लीची द्विबीजपत्री में आता है, पपीता भी द्विबीजपत्री है। अगला प्रश्न है, अधोभूमि का अंकुरण पाया जाता है अधिकतर एक बीजपत्री में या द्विबीजपत्री में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री दोनों में अधोभूमि का अंकुरण देखने को मिलता है। जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है वो एक बीजपत्री में भी होता है और द्विबीजपत्री में होता है। अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, जिसमें बीजपत्र जो है भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता युक्त बीज से संदर्भित है। क्वालिटी सीड किससे संबंधित है? जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, सीड क्वालिटी, पैरामीटर्स ऑल ऑफ दीज। तो जो सीड क्वालिटी होती है सभी चीज़ों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पादन श्रृंखला में वह क्या कहलाएंगी? लुप्त किस्में, उदाहरण किस्में, भर्ती किस्में, संदर्भ किस्में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है, यानी क्विक सीड वेबिलिटी टेस्ट किसमें करते हैं? टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है उसके लिए हम ये क्विक सीड वायबिलिटी टेस्ट के लिए होता है टेट्राजोलियम टेस्ट। अगला प्रश्न है, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, उन्हें क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट है, उन्हें एल्ब्यूमिन रहित बीज बोलते हैं। वो जिनमें बीजों में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है उन्हें एल्ब्यूमिन रहित बीज बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे एल्ब्यूमिनस सीड वे बीज हैं जिनमें भ्रूणपोष पाए जाते हैं, जैसे व्हीट है, मेज है, ओनियन, बार्ले, इनमें भ्रूणपोष पाए जाएंगे तो इन्हें एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं? वे बीज जिनमें एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, जैसे मटर, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, इनमें एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी है। गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी क्या कहलाएगी? मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी, प्रिवेंट एडमिक्सचर, ये दोनों इसमें राइट ऑप्शन हो सकते हैं। जेनेटिक प्योरिटी से बचने के लिए या प्रिवेलेंट एडमिक्सचर और अभिमिश्रण से रोकने के लिए हम वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी लेते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष के बीजों में अनुपस्थित होता है। एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन सीड ऑफ आर्किड, कैस्टर, व्हीट या मेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किड जो है के बीजों में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रूणी और पश्चभ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। भ्रूणी एवं पश्चभ्रूणी प्रकार की जो मूल प्रणाली है वो मक्का में पाई जाती है। अगला प्रश्न है,
आधारी बीज का उत्पादन होता है, यानी जो आधारी बीज है फाउंडेशनल सीड, उसका उत्पादन किससे होता है? न्यूक्लियस से, क्वालिटी से, ब्रीडर से या प्रमाणित से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रीडर सीड से। न्यूक्लियस सीड से बनता है ब्रीडर सीड, ब्रीडर से फाउंडेशन सीड बनता है। तो ये फाउंडेशन सीड यानी आधारी बीज बनेगा ब्रीडर से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? जो रखे हुए बीज हैं उनमें पानी की मात्रा 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गेहूं के बीजों में भंडारण करते समय नमी की मात्रा 10 से 12% होनी चाहिए। और दालों या तिलहनों का जो भंडारण है 8 से 9% नमी पर करना चाहिए। ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है, ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है गुलाबी। ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है गुलाबी या पिंक। अगला प्रश्न है, बीज का छिलका छीलने में कौन उपयुक्त है? गर्म पानी, गर्म तापमान, अम्ल, इनमें से सब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। बीज का छिलका हटाने के लिए, छीलने के लिए गर्म पानी, तापमान, अम्ल, इन सब की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, टेस्ट भार कितने बीजों पर लिया जाता है? 1000 बीजों पर टेस्ट भार लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? ये वाइबिलिटी, सीड वाइबिलिटी को चेक करता है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो टेट्राजोलियम टेस्ट है इसको क्विक जर्मिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग सीड वाइबिलिटी चेक करने के लिए होता है, इसे क्विक जर्मिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने के कारण। जो सूखे बीज को पानी में डालते हैं तो क्यों फूल जाता है? अवशोषण, विगलन, एडजॉर्प्शन या एम्बिबिशन। एम्बिबिशन होता है अंतः शोषण, तो बीज जो है एम्बिबिशन के कारण फूल जाएगा, अंतः शोषण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो बीज है भिगोने पर एम्बिबिशन यानी अंतः शोषण के कारण फूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, परिपक्व बीज में केंद्रक के परिस्पिस्टेंट बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इन मैच्योर्ड सीड द परसिस्टेंट आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। परिपक्व बीज में जो केंद्रक के परिसिस्टेंट बाहरी परत होती है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ताप लहर से क्या होता है? फसल का अंकुरण या परागण, पौधों में फोटोसाइनेंसिस या पौधों की जड़ों वृद्धिम क्रियाशीलता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसल के बीज का अंकुरण। ताप लहर से क्या होता है? फसल के बीज का अंकुरण होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, बीजों के अंकुरण हेतु एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए अंकुरण हेतु एक निश्चित तापक्रम की पूर्ति हेतु ताप लहर यानी हार्ट वेव का सहारा लिया जाता है सीड जर्मिनेशन के लिए। अगला प्रश्न है, पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है। पौधों में बीजों का मुड़ा हुआ अंकुरण देखा जाता है हाइपोजियल के कारण और या एपीजियल, हाइपोकोटाइल, जड़ बढ़वार या मिट्टी और प्रकाश के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइपोजियल के कारण। जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है उसकी वजह से बीजों को मुड़े हुए अंकुरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जैव क्षति क्या होती है? जैव क्षति क्या होती है? जैव क्षति वह क्षति होती है जिसमें बीजों को किसी जीव जैसे कीड़े मकोड़े, चूहा आदि द्वारा नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जैव क्षति से तात्पर्य है कीड़े मकोड़ों तथा जीवधारियों के द्वारा बीज को हानि होना। अगला प्रश्न, नीले रंग का टैग किसके लिए होता है? आधारी बीज, पंजीकृत बीज, केंद्रीय बीज या प्रमाणित बीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो ब्लू टैग होता है वो प्रमाणित बीज के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। डिस्क्रिप्शन देते, जो आधारी बीज होता है, आधार हमेशा सफ़ेद होता है, सफ़ेद टैग। पंजीकृत बीज पर्पल, प्रमाणित बीज नीला और केंद्रीय बीज गोल्डन कलर का होता है। अगला प्रश्न है, धान के आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? 3 मीटर। धान के आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखते हैं। धान, गेहूँ, जौ के लिए पृथक्करण दूरी 3 मीटर। धान, गेहूँ, जौ के लिए पृथक्करण दूरी 3 मीटर। टमाटर 50, फूलगोभी 1000 मीटर। सब सर्वाधिक जो पृथक्करण दूरी फूलगोभी में है 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीजों का किस्म नहीं है? संकर बीज, जनक बीज, संकुल बीज या उत्परिवर्ती बीज।
तो उत्परिवर्ती बीज है, टाइप्स ऑफ सीड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा में कौन सा एक मुख्य क्षार पाया जाता है? क्षारीय मृदा में कौन सा एक मुख्य क्षार पाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षारीय मृदाओं में जो है सोडियम कार्बोनेट मुख्य क्षार पाया जाता है, इसलिए क्षारीय सॉइल को सोडिक सॉइल्स भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तेल खलियों में से किसमें नाइट्रोजन का अधिकतम अंश होता है? किस ऑयल के एक्स में नाइट्रोजन का अधिकतम अंश होगा? अरंडी खली, नीम खली, मूंगफली खली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मूंगफली खली होती है, इसमें जो है नाइट्रोजन अधिकतम होता है 7 से 8% तक। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा सुघट्यता के निर्धारण हेतु क्या उपयोग में आता है? मृदा शुद्धता किसे निर्धारित करेंगे? पिकोनोमीटर से, अटरबर उपकरण, इर्गा या ब्योकस हाइड्रोमीटर। तो जो प्लास्टिसिटी होती है, सॉइल प्लास्टिसिटी, उसका निर्धारण करते हैं हम अटरबर्ग उपकरण से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। सॉइल प्लास्टिसिटी यानी मृदा सुघटता जो है, इसका जो निर्धारण है अटरबर्ग उपकरण से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा समुच्चय यानी सॉइल एग्रीगेशन का निर्धारण। सॉइल एग्रीगेशन का निर्धारण किससे करेंगे? योडर उपकरण, इर्गा, कोन पेक्नोमीटर, अटरबर्ग उपकरण। तो सॉइल प्लास्टिसिटी तो अटरबर्ग उपकरण से होती है, लेकिन जो मृदा एग्रीगेशन है उसका निर्धारण हम योडर उपकरण से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मात्रा मृदा के रेडॉक्स पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करती है? कौन सी मात्रा है मृदा में जो रेडॉक्स पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करेगी? जो मृदा में सर्वाधिक अवायु अवस्था में होते हैं वो -250 है। 101 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। -250 जो मात्रा है मृदा में रेडॉक्स पोटेंशियल का निर्धारण करती है, जो मृदा में अवायु अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, बैकेट 1964 द्वारा वर्णित QI संबंध के तहत उच्च PBC के क्या दर्शाएगा? बैकेट ने 1964 में दिया था QI संबंध के तहत जो उच्च PBC के है वो क्या दर्शाएगा? मृदा में उच्च पोटेशियम की उपलब्धता, यानी मृदा में पोटेशियम की उपलब्धता बहुत अच्छी है, ये चीज दर्शाएगा उच्च PBC की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। 102 का सी, मृदा में पोटेशियम की उपलब्धता बहुत अच्छी है, ये उच्च PBC के दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट का 200 ppm का 100 लीटर का विलियन पत्तियों पर छिड़काव बनाने हैं तो जिंक सल्फेट की मात्रा 20 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप तत्व कुल अवशोषित आयंस की संख्या का कम से कम आधी संख्या रखता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास। तो कौन सा राइट हो जाएगा? नाइट्रोजन। 104 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। कौन सा पादप पोषक तत्व कुल अवशोषित आयंस की आधी कम से कम आधी संख्या रखता है? वो नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, मृदा में शीघ्रता से उपलब्ध पोटेशियम की सीमा है 0.1 से 2%, 1 से 10%, 30 से 40%, 90 से 98%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 105 का है। मृदा में शीघ्रता से उपलब्ध पोटेशियम की जो सीमा है 0.1 से 2% है। अगला प्रश्न है, माइका की धनायन विनिमय क्षमता होती है। माइका की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 0, 80 से 100, 30 से 50 या 150। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो माइका की धनायन विनिमय क्षमता होती है 0 होती है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम सल्फेट में गंधक कितने % होता है? 50, 17, 22, 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोटेशियम सल्फेट में गंधक लगभग 17% के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए किस रसायन या पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए कौन सा रसायन या पदार्थ उपयोग में लेंगे? कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट या गर्म पानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए जो है कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, घास वाली फसलों में ग्रासटिटेनी किसकी कमी से होता है? घास वाली फसलों में ग्रासटिटेनी किसकी कमी से होता है? Mg यानी मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम या मैग्नीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घास वाली फसलों में ग्रासटिटेनी मैग्नीशियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उदासीन चीलेट का उदाहरण है? EDTA, DTPA, साइट्रिक अम्ल या EDTHA। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मृदा में जो उदासीन चीलेट है वो साइट्रिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, मृदा में लोहा, Fe, जिंक, जर्डियम, कॉपर, Cu, मैग्नीज, एमएन की जांच के लिए
कौन सी विधि अपनाते हैं? मृदा में लोहा, जिंक, कॉपर और मैग्नीज की जांच के लिए कौन सी मेथड अपनाएंगे? DTP। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मृदा में लोहा, जिंक, मैग्नीज और कॉपर की जांच के लिए DTPA विधि अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसमें, 11 का डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मैग्नीज खनिज नहीं है? पायरोल्यूसाइट, हास्मेनाइट, रोडोनाइट। जिनके लास्ट में जो है पायरोल्यूसाइट, हास्मेनाइट, रोडोनाइट, ये सभी मैग्नीज खनिज है, लेकिन टिनोराइट मैग्नीज खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, 112 का डी। मैग्नीज खनिज नहीं है, टिनोराइट। पायरोल्यूसाइट, हास्मेनाइट और रोडोनाइट मैग्नीज खनिज के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है जो एक अधातु है? सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन सा एक अधातु है? लोहा, मैग्नीज, जिंक, बोरान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बोरान है वो एक अधातु सूक्ष्म तत्व है। अगला प्रश्न है, डाइट में मोलिब्डेनम और कॉपर के असंतुलन से जानवरों में मोलिब्डेनोसिस हो बीमारी हो जाती है जब घास में मोलिब्डेनम का अंश कितने ppm से ज्यादा हो? डाइट में मोलिब्डेनम और कॉपर के असंतुलन से जानवर में मोलिब्डेनोसिस बीमारी हो जाती है जब घास में मोलिब्डेनम का अंश कितने ppm से ज्यादा होता है? 5, 10, 15, 20। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब जो घास में मोलिब्डेनम का अंश 5 ppm से ज्यादा होगा तो मोलिब्डेनोसिस बीमारी हो जाती है पशुओं में। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण मान कैल्शियम कार्बन तुल्यांक कितना होता है? जो है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का उदासीनीकरण मान या कैल्शियम कार्बन का तुल्यांक मान कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण मान 136% है, कैल्शियम कार्बन तुल्यांक जो होता है वो 136% होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा में किस तत्व की विशालता के कारण पौधे की वृद्धि सामान्यतः अवरुद्ध हो जाती है? अम्लीय मृदा में किस तत्व की विशालता के कारण जो है पौधे की वृद्धि सामान्यतः अवरुद्ध हो जाएगी, विशेषकर जब मृदा pH 5 या 5.5 से कम होता है? लोहा, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जब एल्युमिनियम की जो होगा अम्लीय मृदा की विशालता के कारण, जो एल्युमिनियम होता है एल्युमिनियम तत्व की विशालता के कारण पौधों की वृद्धि जो है अवरुद्ध हो जाती है जब सॉइल pH 5 या 5.5 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा में चूना की सिफारिश करते समय कितने इंच गहराई मृदा को गहराई आधार मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, 6, 4, 15। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो अम्लीय मृदा में चूना की सिफारिश करते समय 6 इंच मृदा गहराई को आधार मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी मृदा की भौतिक दशा खराब होती है? किस सॉइल की जो भौतिक दशा खराब होगी, क्षारीय, लवणीय, लवणीय क्षारीय या कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का बी। जो सोडिक सॉइल होती है, एल्काली सॉइल होती है यानी क्षारीय सॉइल, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है दशा कंडीशन है वो सब खराब होती है। इनका क्षारीय सॉइल का जो pH मान मोर देन 8.5 होता है और विनियमशील सोडियम भी 15% से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और उनकी विद्युत चालकता भी 4 मिलीमोल से अधिक ही होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो यानी SAR, सोडियम अधिशोषण अनुपात की गणना कौन सा फार्मूला करता है? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकालने का फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसमें सोडियम बटे अंडर रूट कैल्शियम स्क्वायर प्लस मैग्नीशियम स्क्वायर बटे 2। SAR बराबर सोडियम बटे अंडर रूट CA स्क्वायर प्लस MG स्क्वायर बटे 2। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, ऊपरी 25% सक्रिय मूल प्रदेश की गहराई से जड़ें कुल कितना पानी ले पाती हैं? ऊपरी 25% सक्रिय मूल प्रदेश की गहराई से जड़ें कुल कितना पानी ले पाएंगे? 10%, 20%, 30%, 40%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, 40%। ऊपरी 25% सक्रिय मूल प्रदेश यानी रूट जोन की जो गहराई से जड़ें लगभग 40% पानी ले पाती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, मक्का में एक बुशेल दाने का वजन कितना होता है? मक्का में एक बुशेल दाने का वजन कितना होता है? 50 पौंड, 60 पौंड, 56 पौंड या 48 पौंड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 56 पौंड। मक्का में एक बुशेल जो दाने का वजन होता है 56 पौंड होता है।
पेडोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? जेपी हॉपकिंस को, जेपी लास को, लिविंग या वीवी डाकुचियो? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेडोलॉजी का जनक वीवी डाकुचियो को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पादप उत्पादन का मृदा के विभिन्न गुणों के साथ संबंध किसने ग्राह्य रखा है? एग्रोनॉमिस्ट, पेडोलॉजिस्ट, मृदा केमिस्ट या एडोफोलॉजिस्ट? पादप उत्पादन में मृदा के विभिन्न गुणों के साथ जो संबंध एडोफोलॉजिस्ट होते हैं, इन्होंने बनाया रखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मृदा के मतलब पौधों के संबंध में मृदा का अध्ययन जो एडोफोलॉजी कहलाएगा, एडोफोलॉजी से संबंधित है एडोफोलॉजिस्ट। ऑप्शन अगला प्रश्न है, चट्टानों पर पड़े बिना जमे हुए पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? चट्टानों पर पड़े बिना जमे हुए पदार्थ को क्या कहेंगे? सोलम, बेड रॉक, एओरिजिन या रिगोलिथ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चट्टानों पर पड़े बिना जमे हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? रिगोलिथ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा के लंबवत काटे हुए भाग को क्या बोलेंगे? वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल नोन एज सॉइल प्रोफाइल। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 134 का सी, मृदा के लंबवत काटे हुए भाग को प्रोफाइल बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। सोलम में होता है, सोलम में क्या होगा? ए बी और ई होराइजन, ए बी होराइजन, ए बी और सी या ए प्लस रिगोलिथ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, जो सोलम होता है उसमें ए बी और ई होराइजन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बनिक मृदाओं में आयतन के हिसाब से साधारणतः तथा 50% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है, परंतु भार के आधार पर कम से कम कितना होना चाहिए? तो 100, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कार्बनिक मृदाओं में आयतन के हिसाब से जो है साधारण लेकिन 50% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है, परंतु भार के आधार पर कम से कम 20% कार्बनिक मैटर होना चाहिए कार्बनिक मृदाओं में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक खनिजों में कौन सा खनिज अपरदन के प्रति मोस्ट रेजिस्टेंट रखता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो क्वार्टज है मोस्ट रेजिस्टेंट क्षमता रखता है सॉइल इरोजन के प्रति। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे जल्दी अपरदित होता है? नहीं होता, लीस्ट रेजिस्टेंट है। सबसे जल्दी अपरदित होगा वो कौन सा? जियोलाइट, थियोडेंट, एंथ्रासाइट, ओविलिन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो ओलिविन है ये सबसे जल्दी अपरदित है, लीस्ट रेजिस्टेंट है सॉइल अपरदन के प्रति, और जो क्वार्टज है ये मोस्ट रेजिस्टेंट है अपरदन के प्रति। प्राथमिक खनिजों में कौन सा खनिज जो अपरदन के प्रति जो मोस्ट रेजिस्टेंट है? ये हो जाएगा क्वार्टज में बहुत जल्दी अपरदन नहीं होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट है सॉइल इरोजन के प्रति, और जो ये लीस्ट रेजिस्टेंट है मृदा अपरदन के प्रति वो है ओलिविन। ओलिविन सबसे जल्दी अपरदित हो जाएगा लेकिन क्वार्टज जल्दी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक खनिज है? मस्कोवाइट, डोलोमाइट, बायोराइट या एनोराइथाइट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डोलोमाइट द्वितीयक खनिज होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन होने वाले अकार्बनिक पेत्रा पदार्थ क्या कहलाएंगे? गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन होने वाले अकार्बनिक पदार्थ क्या कहलाएंगे? ग्लेशियल कहलाएंगे, मेराइन, ओलिविन या कोलिवियल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन होने वाले अकार्बनिक पदार्थ को कोलिवियल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। हवा के साथ उड़ने वाला पदार्थ, हवा के साथ उड़ने वाला पदार्थ जो प्राथमिक रूप से सेल्ट और उसके साथ महीन बालू और क्ले होता है क्या कहलाएगा? मृदा के साथ उड़ने वाला पदार्थ जो प्राथमिक रूप से सेल्ट होगा, बालू होगा, क्ले होगा, क्या कहलाएगा? ओलिवियन, मेराइन, लोएसिस या एलुवियल? तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो, लोएसिस बोलते हैं इसको। हवा के साथ उड़ने वाला पदार्थ जो प्राथमिक रूप से सिल्ट और उसके महीन बालू कण और क्ले होते हैं वो लोएसिस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अग्रणी दूध उत्पादक राज्य, भारत का कौन सा स्टेट जो है दूध उत्पादन में अग्रणी है? पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, यूपी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में प्रथम है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो सफ़ेद क्रांति वो संबंधित है मिल्क प्रोडक्शन से, नीली क्रांति मछली पालन मत्स्यिकी से, पीत क्रांति जो है तिलहन से, और हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत है, पोषण के अनुसार अंडा एक किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस, असंतृप्त वसी अम्लों का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अंडा सभी का एक अच्छा स्रोत है, प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस तथा असंतृप्त वसी अम्ल।
अगला प्रश्न है मांस एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, लोहा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सभी। तो ये सभी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है भारत के राज्य जिनमें गोवध की हत्या की अनुमति मिली हुई है। तो दो स्टेट हैं, केरल और पश्चिम बंगाल। केरल और पश्चिम बंगाल इंडिया के दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ गोवध की अनुमति मिली हुई है। अगला प्रश्न है गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का प्रथम दूध खीस कहलाता है। उपरोक्त सही है गलत? तो ये राइट हो जाएगा। गाय या भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का जो प्रथम दूध होता है वो खीस कहलाता है, राइट है ये। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कोलेस्ट्रोवेक्सिन, फेरिटिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग होता है और लाल होता है। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। मीथेन, CO2, SO2, CO। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन जो है CH4, ये बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है। अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट किसके सहयोग से तैयार की जाती है। फीता, क्रम, फ्लैटवर्म, गोलवर्म, केचुआ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केचुआ होता है, इसकी सहायता से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा DNA में राइबोस शुगर पाई जाती है जबकि RNA में डीऑक्सीराइबोस। तो ये उल्टा है, ये गलत हो जाएगा। DNA में डीऑक्सीराइबोस होती है जबकि RNA में राइबोस होती है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। इधर हार्मोन दिए हुए हैं, इधर स्रोत दिए हुए। जो वृद्धि हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथ से निकलेगा, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशय से, थायरॉक्सिन निकलेगा थायराइड से। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरॉक्सिन थायराइड से निकलेगा। अगला प्रश्न है चौपायों के आमाशय कितने भागों में बटे जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके आमाशय कितने भागों में बटे होते हैं। 4। अगला प्रश्न है हमारा इधर नस्लें दी हुई दुधारू, इधर उनके प्रकार दो। दुधारू नस्ल कौन सी इसमें। जो साहीवाल है वो दुधारू नस्ल है। भार ढोने वाली अमृतमहल है। डुअल पर्पज हो गई देवनी विदेशी है। होल्स्टीन फ्रीजियन। दुधारू नस्ल हमारी साहीवाल है। भार ढोने वाली अमृतमहल। डुअल पर्पज यानी द्विप्रजनसी नस्ल देवनी विदेशी, होल्स्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है रोग जिनका पशुओं से मानव या मानव से पशुओं में संचार होता है कहलाते हैं। वे रोग जिनका जो है मानव से पशुओं में तथा पशुओं से मानव में संचार होगा वो जो अनोटिक्स डिजीज कहलाएंगे। वे डिजीज जिनका मानव से पशुओं या पशुओं से मानव में संचार होता है जो अनोटिक्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक। भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, वर्गीज कुरियन। स्वामीनाथन जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक गरीब की गाय कहलाती है। गरीब की गाय किसको बोलते हैं। भेड़, बकरी, भैंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बकरी है जो पुअर मेंस काऊ कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है केटल की नस्लें जो मुख्य रूप से शारीरिक कार्य के लिए जानी जाती हैं कहलाएंगी भार ढोने वाली। केटल की नस्लें जो मुख्य रूप से शारीरिक कार्य के लिए जानी जाती हैं भार ढोने वाली कहलाएंगी। अगला प्रश्न है पास्चुराइजेशन का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर निकोलस एपर, डब्ल्यू लुईस पास्चर, कोई नहीं, एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुईस पास्चर। पास्चुराइजेशन का सिद्धांत लुईस पास्चर ने दिया था। अगला प्रश्न है कौन सा डिजीज जिसमें वायरस जनित नहीं। FMD जो है फुट एंड माउथ डिजीज, ये भी वायरस से होता है। रेंडर पेस्ट, पोंका रोग, ये भी वायरस से होता है। और छोटी माता जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स, ये भी वायरस डिजीज है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पैराट्यूबरकुलोसिस जो है ये वायरस डिजीज नहीं है। अगला प्रश्न इसमें ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेड काउ डिजीज का मानव रूप है। मेड काउ डिजीज का मानव रूप है CJD। मेड काउ डिजीज का मानव रूप है CJD। अगला प्रश्न है मानव में रेबीज संचार किसके माध्यम से होता है। जल, वायु, भोजन, कुत्ते काटने से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव में रेबीज का संचार यानी ट्रांसमिशन जो होता है कुत्ते काटने से होता है। अगला प्रश्न है इसमें सुमेलित करना है। इधर रोग हैं इधर वेक्टर हैं, कौन सा वेक्टर कौन सा रोग फैलाएगा उसको सुमेलित करना है। जो मलेरिया होता है ये एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। अगला प्रश्न है विलायती बबूल जिसे बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की किन भूमियों में उगाने
के लिए संतुत है। जो विलायती बबूल होता है इसे बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। किन भूमियों में उगाने के लिए उपयुक्त है या संतुत है? जल प्लावित शुष्क लवणीय क्षारीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लवणीय क्षारीय जो सॉइल होती हैं और उसमें विलायती बबूल उगाने के लिए उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न है नीम किस प्रदेश का राज्य वृक्ष है? नीम किस प्रदेश का राज्य वृक्ष है? मध्य प्रदेश, असम, यूपी, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश का जो नीम है वो राज्य वृक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है नीम में औषधीय गुण, कीटनाशक एवं कवकनाशक के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ। नीम में औषधीय गुण या कीटनाशक या फंजीसाइड के रूप में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? उसे बोलते हैं एजेडिरेक्टिन। नीम में एजेडिरेक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों के छाये में उगाने हेतु उपयुक्त फसलें। कृषि वानिकी के अंतर्गत छाया में उगाने वाले फसलें कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त हैं? लहसुन, प्याज, गेहूं, धान, अदरक, हल्दी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अदरक, हल्दी जो हैं उनको हम एग्रो फॉरेस्ट्री में छायादार वृक्षों के नीचे भी उगा सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन देती है हल्दी और अदरक। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है शीघ्र ही राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ था? 2008 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन 2008 में हुआ। अगला है मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष अपने बहुउपयोगों के कारण कहा जाता है। जो मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष है अपने बहुउपयोगों के कारण क्या कहा जाता है? उसे शुभ बबूल बोलते हैं। शुभ बबूल को मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, पर्यावरण दिवस 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून होता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण वानिकी या रूरल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना होता है? जो रूरल फॉरेस्ट्री होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जलाऊ लकड़ी या चारा प्राप्त करना। एग्रो फॉरेस्ट्री या रूरल फॉरेस्ट्री जो होती है ग्रामीण वानिकी उनका उसका मुख्य उद्देश्य जलाऊ लकड़ी या चारा प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है वन महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन महोत्सव प्रतिवर्ष जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजस्थान, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान, जोधपुर में है। अगला प्रश्न है घास रोपण विज्ञान कहलाता है। घास रोपण विज्ञान को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। घास रोपण विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कृषि वानिकी में सभी कृषिगत का प्रबंधन किए जाते हैं। कृषि वानिकी में जो सभी कृषिगत प्रबंधन है किसके अनुसार किए जाएंगे? फसल के अनुसार, वृक्षों के अनुसार या दोनों, या कोई प्रबंधन नहीं। कृषि वानिकी में हम फसल के अनुसार जो है सभी कृषिगत क्रियाएं करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें। पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें कौन सी हैं? पॉपुलर के साथ मुख्य रूप से गेहूं उगाते हैं और गन्ना भी उगा सकते हैं। पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें गेहूं, गन्ना हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला प्रश्न है कृषि वानिकी के लाभ हैं। कृषि वानिकी से क्या लाभ होते हैं? मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कम होता है, ईंधन प्राप्त होता है, चारा प्राप्त। तो उपरोक्त सभी ये सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कृषि वानिकी के लाभ ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे पॉपुलर का सर्वाधिक उपयोग निम्न के निर्माण में होता है। रेशा, प्लाईबोर्ड, माचिस, इमारतें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉपुलर का सर्वाधिक उपयोग प्लाईबोर्ड के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। अगला प्रश्न है वनों को किस अत्याधुनिक महत्वपूर्ण भूमिका या पहचान में जाना जाने लगा है? वनों को किस अत्याधुनिक महत्वपूर्ण भूमिका में पहचानने लगे हैं? पॉल्यूशन सिंक के रूप में। वनों को हम पॉल्यूशन सिंक यानी प्रदूषण को कम करते हैं, सोख लेते हैं, उसके रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है वनों की। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कापिसिंग शब्द का अर्थ है। कापिसिंग शब्द का क्या अर्थ है?
वृक्षों का फूलना, वृक्षों को भूमि के निकट से एक समान ऊंचाई पर काटना, बीच बीच में वृक्षों को काटने में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोपिसिंग का अर्थ होता है बीच बीच से वृक्षों को काटना, कोपिसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, फसलों के साथ जंगली वृक्षों को इस प्रकार उगाना जिससे भूमि विकास सुधार प्रमुख उद्देश्य हो। फसलों के साथ जंगली वृक्षों को इस प्रकार उगाना जिससे भूमि का सुधार प्रमुख उद्देश्य हो, क्या कहलाएगा? एग्रोफॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किन वन वृक्षों को पानी के अत्यधिक अवशोषण एवं उत्सर्जन है जाना जाता है? किन वन वृक्षों को पानी के अत्यधिक अवशोषण एवं उत्सर्जन हो जाना जाता है? उसे बेर बोलते हैं। बेर जो वन वृक्ष है पानी को अत्यधिक अवशोषित एवं उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, किस उपयोगिता क्षमता वर्ग की भूमियां एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं है? 7 से 8 जो क्षमता वर्ग की सॉइलें होती हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व के कुल वनों का कितना % क्षेत्रफल है? भारत में विश्व के कुल वनों का लगभग 1.2% क्षेत्रफल है। भारत में विश्व के कुल वनों का लगभग कितना % है? 1.2% क्षेत्रफल है इंडिया में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? ऐसा कौन सा देश है जिसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वनों के अंतर्गत आता है % के अकॉर्डिंग? इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। जो जापान है उसका भौगोलिक क्षेत्र का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत है वो वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है, शिफ्टिंग या झूम खेती भारत में प्रचलित है। जो शिफ्टिंग या झूम खेती है भारत में प्रचलित है किन क्षेत्रों में? उत्तर पूर्वी राज्यों में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के होती है। अगला प्रश्न है, शिफ्टिंग या झूम खेती से विनाश होता है? शिफ्टिंग या झूम खेती से जंगलों का विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शिफ्टिंग या झूम खेती में जो है कि जंगलों को साफ करके खेती की जाती है जिससे क्या होता है सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है तो दूसरे स्थान पर लोग खेती करने लगते हैं। इसे ही शिफ्टिंग या झूम खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है जिसमें जंगलों का विनाश होता है। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? वृक्षों की खेती, दलहनी खेती, मछली पालन, लाख कीट। तो इसको बोलेंगे जो सिल्वीकल्चर होता है वो वृक्षों की खेती होता है। मछली पालन जो होता है पीसी कल्चर उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है, वृक्षों की खेती सिल्वीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, फसल के साथ वृक्ष, चारे एवं पशुपालन आदि हेतु भूमि का स्थायी प्रबंधन या मैनेजमेंट करने की प्रणाली है। फसल के साथ वृक्ष, चारा एवं पशुपालन आदि हेतु भूमि का स्थायी मैनेजमेंट एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत फसल के साथ चारा, पशुपालन, वृक्ष तथा भूमि का स्थायी मैनेजमेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, खेत या फार्म के चारों ओर उगाने के लिए उपयुक्त वृक्षों की प्रजाति। खेत या फार्म के चारों ओर कौन से वृक्ष हम उगा सकते हैं? आम, आंवला, अमरूद है, बेर, महुआ, नीम, पॉपुलर, यूकेलिप्टस, बबूल। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा डाउट वाला है। कृषि वानिकी वृक्षों की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। कृषि वानिकी वृक्षों की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? अधिक एवं लंबी शाखाएं, छोटी एवं कम शाखाएं, धीरे बढ़ने वाली या भूमि से धीमी दर से पोषक प्राप्त करने वाली। तो कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए कि वो छोटी एवं कम शाखाएं वाली हों, जिससे क्या हो फसल पर ओछा कम लगे, छाया कम लगे, जिससे क्या होता है फसल पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। कृषि वानिकी वृक्षों की मुख्य विशेषता होनी चाहिए कि वो छोटे हों और कम शाखाएं उसमें हों। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर का अर्थ होता है। पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन को, एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट है, पीसी कल्चर मछली पालन। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी के अंतर्गत प्रोटीन युक्त दलहनी घासें हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत प्रोटीन युक्त दलहनी घास कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 स्टाइलोसिंथस जो है वो दलहनी घास है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है झांसी में अवस्थित है। इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय कृषि वानिकी के राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कूटों को सुमेलित करना है। जो इंदौर विधि है, बंगलोर विधि है, नाडेप विधि, सभी कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधियां हैं, इनको सुमेलित करना है। जो इंदौर विधि है उसकी खोज या जनक बोल सकते हैं वो CN आचार्य ने की थी। इंदौर विधि जो है उसको सर हार्वर्ड ने दिया था, बेंगलोर विधि को CN आचार्य ने दिया, और नाडेप जो थी वो नारायण देव राव पंधारी पांडे, और जैविक खेती टास्क फोर्स जो है वो कुंवर जी भाई यादव से संबंधित है। इंदौर विधि दी है CN को सर हार्वर्ड ने, बेंगलोर विधि दी है CN आचार्य ने, नाडेप दिया है नारायण देवराव पंधारी पांडे, और जैविक खेती टास्क फोर्स दिया है ऑप्शन नंबर 4 डी का 1 हो जा डी जो है कुंवर जी भाई यादव। अगला प्रश्न है फेरोमोन प्रपंच इधर दिए और NPV बीविल नियंत्रण नीम कीटनाशी ये सभी दिए हुए हैं, इसमें कौन से कीट से संबंधित है उसको मैच करना है। तो इसमें जो फेरोमोन प्रपंच होते हैं उसको किसके मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं? जो फेरोमोन प्रपंच है वो नर कीट को मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा, फेरोमोन प्रपंच पहले का। ऑप्शन नंबर बी है कि NPV वायरस जो होता है, NPV वायरस का यूज करते हैं हम चने का जो फली बेधक इंसेक्ट होता है उसके मैनेजमेंट में। और जो बीविल द्वारा नियंत्रण हम करते हैं किसका? बीविल के द्वारा हम जलकुंभी का नियंत्रण करते हैं। और जो नीम कीटनाशी होते हैं उनके द्वारा हम सूत्रकृमि का मैनेजमेंट करते हैं। नीम कीटनाशी के द्वारा सूत्रकृमि का मैनेजमेंट, बेविल द्वारा जलकुंभी का मैनेजमेंट, और NPV वायरस के द्वारा चने का फली बेधक, और फेरोमोन प्रपंच जो होते हैं नर कीट का मैनेजमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है गन्ना के ट्रिप क्रॉप दी हो कीटों बीमारी दी हुई हैं, किस बीमारी को मैनेजमेंट के लिए कौन सी क्रॉप उगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इसमें गन्ना के साथ ज्वार क्यों उगाते हैं? जब हम गन्ना के साथ ज्वार उगाएंगे तो जो गन्ने का तना छेदक होता है वो कम लगता है, उसका मैनेजमेंट हो जाता है। A3 ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धान के साथ ढैंचा उगाएंगे तो किस कीट या बीमारी का प्रकोप कम होगा? धान के साथ अगर ढैंचा उगाते हैं तो जो धान का टुंगरू वायरस डिजीज होता है उसका वो कम लगता है, उसका मैनेजमेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है कपास के साथ भिंडी उगाएंगे तो कपास का गुलाबी कीट जो होता है उसका मैनेजमेंट हो जाता है। और परवल के साथ अगर गेंदा उगाएंगे तो डी का हो जाएगा इसमें 2, यानी सूत्रक्रम। परवल के साथ गेंदा उगाने पर सूत्रक्रम का मैनेजमेंट हो जाता है। गन्ना के साथ ज्वार की अगर ट्रैप क्रॉप उगाएंगे तो गन्ने के साथ ज्वार तो गन्ने का तना छेदक, धान के साथ ढैंचा तो टुंगरू वायरस धान का, कपास के साथ भिंडी तो गुलाबी कीट कपास का, परवल के साथ गेंदा तो सूत्रक्रम का मैनेजमेंट हो जाएगा। निमाटोड भी बोलते हैं सूत्रक्रम को। अगला प्रश्न है भारत में फास्फोरस घोलने वाले सूक्ष्म जीव बाजार में निम्न नाम से उपलब्ध हैं। भारत में फास्फोरस घोलने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं किस नाम से बाजार में उपलब्ध हैं? माइक्रोफास, सुपरफास, फास्फोबैक्टीरिया। तो ये सभी राइट हैं। भारत में फास्फोरस घोलने वाले सूक्ष्म जीव माइक्रोफास, सुपरफास और फास्फोबैक्टीरिया आदि नामों से उपलब्ध है। अगला प्रश्न है भूमि में फास्फोरस को घोलने वाले कवकों में मृदा में सर्वाधिक संख्या पाई जाने वाले वेम जीनस हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो ग्लोमस स्पीसीज है वो में घोलने वाले जो फास्फोरस हैं उनकी सर्वाधिक संख्या है ग्लोमस स्पीसीज की। अगला प्रश्न है वर्तमान में अनेक कीटों में नियंत्रण हेतु तो सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जीव है। वर्तमान समय में अनेक कीटों के मैनेजमेंट हेतु सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जैविक कीटनाशी है, उसे बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। अधिकतर कीटों के जैविक मैनेजमेंट में हम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है व्हाइट ग्रब इंसेक्ट के मैनेजमेंट के लिए किसका हम यूज करेंगे, कौन सा जीवाणु यूज करेंगे? व्हाइट ग्रब कीट के मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन नंबर 3 बी पोपिलियलिस जो है उसका मैनेजमेंट करता है ये व्हाइट ग्रब कीट का।
बी पोपिलियलिस। अगला प्रश्न है, कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने किस प्रोग्राम को वर्ष 2000 में लॉन्च किया? कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने NPOP प्रोग्राम को स्टार्ट किया था सन 2000 में। अगला प्रश्न है, मैच करना इसमें, आधुनिक जैविक कृषि के जन्मदाता NPOP की स्थापना, होमा फार्मिंग का मानकीकरण, बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना। तो इसमें जो आधुनिक जैविक कृषि है उसके जन्मदाता हैं सर अल्बर्ट हावर्ड हैं। आधुनिक जैविक कृषि के जन्मदाता सर अल्बर्ट हावर्ड। NPOP की स्थापना जो 2000 में की गई थी भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के द्वारा, और जो होमा फार्मिंग का मानकीकरण है उसको किया था गजानन महाराज ने। होमा फार्मिंग का मानकीकरण गजानन महाराज। बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना रुडोल्फ स्टीनर। बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना रुडोल्फ स्टीनर। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊसर दलदली एवं जलमग्न भूमियों हेतु उपयुक्त हरी खाद फसल है। ऊसर दलदली एवं जलमग्न भूमियों हेतु हरी खाद की उपयुक्त फसल कौन सी है? ढैंचा जो है ये दलदली, ऊसर या जलमग्न भूमियों के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है। अगला प्रश्न है, शक्तिमान नई किस्म है। शक्तिमान किसकी नई किस्म है? गेहूं, चावल, चना, मक्का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिमान जो है मक्का की किस्म है। अगला प्रश्न है, पूसा गोल्ड किसकी नई किस्म है? चावल, सरसों, गेहूं, आम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिका मिस्टम यानी भेंट की वैरायटी है पूसा गोल्ड। अगला प्रश्न है, पूसा 1088, 1103, 1105 ये किसकी वैरायटीज हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूसा 1088, 1103, पूसा 1105 ये सभी चना की वैरायटीज हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, पूसा करिश्मा और महक नई किस्में हैं। पूसा करिश्मा और महक किसकी नई किस्में हैं? पालक, सरसों, बथुआ, मरंथस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पूसा करिश्मा और महक जो है सरसों की वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है, पूसा अरोड़िमा और पूसा सूर्या किसकी नई वैरायटीज हैं? आम, नींबू, अमरूद, बेर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूसा अरोड़िमा और पूसा सूर्या ये मैंगो की वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वा, ऊर्जा और पूसा विशेष किसकी नई वैरायटीज हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पूर्वा, ऊर्जा और पूसा करिश्मा है ये व्हीट की नई वैरायटीज हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, डीजीवूजन किसमें बोनेपन का स्रोत है? गेहूं, मूंगफली, बाजरा, चावल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो डीजीवूजन होता है वो धान यानी चावल में जो है बोनेपन के लिए उत्तरदायी है, और व्हीट में जो बोनेपन के लिए होता है वो नोरिंटेन होता है। 112 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डीजीवूजन जो है चावल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है, और नोरिंटेन जो होता है व्हीट में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, आर्थिक उपज और बायोलॉजिकल उपज का अनुपात होता है। लीफ एरिया अनुपात, हार्वेस्ट इंडेक्स, कुल हार्वेस्ट या कुल बायोमास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक उपज और बायोलॉजिकल उपज का अनुपात जो होता है उसे हार्वेस्ट इंडेक्स बोलते हैं। प्लांट टाइप धारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? जेनिंग, डोनाल्ड, फिनले या रामुसन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्लांट टाइप अवधारणा है ये जेनिंग के द्वारा 1964 में डेवलप की गई। अगला प्रश्न है, पौधे में सूखे की परिस्थिति में किस स्तर में वृद्धि होती है? पौधे में सूखे की परिस्थिति में किसके स्तर में वृद्धि होगी? ABA, थाइलिन, प्रोलिन या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे में सूखे की परिस्थिति में ABA, थाइलिन, प्रोलिन इन सभी के स्तर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट की धारणा किसने दी? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट की अवधारणा किसने दी? नेल्सन, वांडर प्लांक, रॉबिन्सन या रसेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट की अवधारणा वांडर प्लांक ने 1963 में दी। अगला प्रश्न है, फिजियोलॉजिकल रेसेज की अवधारणा किसने दी? फिजियोलॉजिकल रेसेज की अवधारणा किसने दी? बैरस ने दी, डीबेरी, रॉबिन्सन या रसेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजियोलॉजिकल रेसेज की अवधारणा जो है बैरस के द्वारा 1911 में दी गई। अगला प्रश्न है, गेहूं में ए जीनोम का स्रोत है। गेहूं में ए जीनोम का स्रोत क्या है? ट्रिटिकम यूरेटस, ट्रिटिकम डिकोइडस, ट्रिटिकम ड्यूरम या ट्रिटिकम टर्जिडम।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गेहूं में ए जीनोम का स्रोत ट्रिटिकम यूरेरटू है। अगला प्रश्न है ब्रेसिका नाइग्रा व ब्रेसिका कंप्रेचिस ये संकर से उत्पन्न अम्पली डिप्लॉइड हैं यानी उभय द्विगुणित हैं। ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कंप्रेटिस से क्या डेवलप हुई थी? ब्रेसिका जिनसिया। 119 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कंप्रेटिस के क्रॉस से ब्रेसिका जिनसिया डेवलप हुई है, उभय द्विगुणित है। अगला प्रश्न है बीटीटी संबंधित है। बीटीटी संबंधित चावल से मक्का गेहूं जो, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बीटीटी है वो जौ से संबंधित है। अगला प्रश्न है त्रिगुणित सामान्यता होते हैं। त्रिगुणित सामान्यता होते हैं स्टेराइल, फर्टाइल या मेल स्टेराइल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो त्रिगुणित होते हैं सामान्यता स्टेराइल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम मानव निर्मित अनाज है। प्रथम मानव निर्मित अनाज कौन है? ट्रिटिकल है, पोमेटो, रेफेनो, ब्रेसिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्रथम मानव निर्मित अनाज है वो ट्रिटिकल है। इसका विकास रिम्पो के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटालिस्ट या साइब्रिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोशिका भित्ति रहित कोशिका को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है एक दशा जिसमें अंतरजातीय संकरण से उत्पन्न F1 ओजस्वी एवं फर्टाइल होते हैं। एक दशा जिसमें अंतर स्पीसीज संकरण से उत्पन्न F1 ओजस्वी और फर्टाइल होते हैं, लेकिन जो F2 हैं संतति कमजोर और स्टेराइल होते हैं, इसे क्या बोलेंगे? हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी या हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक दशा जिसमें जो F1 जनरेशन होती है वो ओजस्वी और फर्टाइल होती है, लेकिन जो F2 जनरेशन है वो कमजोर स्टेराइल होती है, इस चीज को बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेक डाउन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है संकर की जीवित संतति उत्पन्न करने की अयोग्यता कहलाती है। संकर की जीवित संतति उत्पन्न करने की अयोग्यता क्या कहलाएगी? संकर बंध्यता, हाइब्रिड ब्रेक डाउन, संकर जीवन अयोग्यता या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संकर की जीवित संतति उत्पन्न करने की जो अयोग्यता इनबिलिटी है वो संकर बंध्यता कहलाती है। अगला प्रश्न है संकर ओज यानी हेट्रोसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया? डेवनपोर्ट, सल, हल या ईस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो संकर ओज शब्द है सल के द्वारा 1914 में दिया गया था। हेट्रोसिस वर्ड सल के द्वारा 1914 में दिया गया। अगला प्रश्न है अधिकतम समानता यानी हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी किसमें मिलती है? डबल क्रॉस, मल्टीपल क्रॉस, सिंगल क्रॉस या थ्री वे क्रॉस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अधिकतम समानता यानी हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी वो सिंगल क्रॉस में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है डबल टॉप क्रॉस कहलाता है। डबल टॉप क्रॉस क्या है? ए इंटू बी ओपीवी क्रॉस। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। जो डबल टॉप क्रॉस है वो ए इंटू बी इंटू ओपीवी है। अगला प्रश्न देखेंगे संकर ओज की प्रभाविता अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? डोमिनेंस हाइपोथेसिस सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? डेवनपोर्ट, ईस्ट, हल या सल ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो संकर ओज की प्रभाविता अवधारणा डोमिनेंस ऑफ हाइपोथेसिस जो सबसे पहले डेवनपोर्ट ने 1908 में दी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है संकर ओज यानी हेट्रोसिस को स्थिर करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? हेट्रोसिस को स्थिर करने के लिए कौन सी मेथड काम में लेंगे? एपोमेक्सिस, पॉलीप्लॉइड, एसेक्सुअल या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संकर ओज को स्थिर करने के लिए हम अनिषेक जनन, बहुगुणिता और अलैंगिक जनन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है परपरागित जातियों में लगातार इनब्रीडिंग से प्राप्त सत्य प्रजनन लाइन को क्या बोलते हैं? परपरागित जातियों में लगातार इनब्रीडिंग से प्राप्त सत्य जो या ट्रू ब्रीडिंग लाइन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट है, इसमें इनब्रेड बोलेंगे। परपरागित जातियों में लगातार इनब्रीडिंग से प्राप्त सत्य प्रजनन लाइन को इनब्रेड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन से उत्पन्न एक पौधे की संतति कहलाती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न एक पौधे की संतति क्या कहलाएगी? पोरलाइन, क्लोन या इनब्रेड या स्ट्रेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न एक पौधे की संतति होती है वो क्लोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न है एक समयुग्मज यानी सिंगल होमोजाइगस स्वपरागित पौधे की संतति कहलाती है।
एक समयुग्मज यानी सिंगल होमोजाइगस स्वपरागित पौधे की संतति क्या कहलाएगी? प्योर लाइन, क्लोन, लैंड्रस या इनब्रेड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल होमोजाइगस स्वपरागित पौधे की संगत जो होती है वो प्योर लाइन कहलाती है। सिंगल होमोजाइगस स्वपरागित पौधे की जो संतति है वो प्योर लाइन कहलाएगी। ऑप्शन अगला प्रश्न है, प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? जोहानसन के द्वारा, बेटसन, यूल या निकलसन हेल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्योर लाइन जो थ्योरी है वो जोहानसन के द्वारा प्रतिपादित की गई। अगला प्रश्न है, लिंकेज यानी कि घटना सबसे पहले किसने देखी? जो लिंकेज है, सहलंगता है, इसकी घटना सबसे पहले किसने देखी थी? बेटसन एवं पुनेट, मार्गन, हुगो डे व्रिज या मेंडल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंकेज की जो घटना है सबसे पहले बेटसन एवं पुनेट के द्वारा देखी गई। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? लीडरबर्ग, टेटम, यूलर एवं स्टाडलर, वाटसन एवं क्रिक या बीटल एवं टेटम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो है बीटल एवं टेटम के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है, जीन नियमन की ओपेरान अवधारणा किसने दी? जीन नियमन की ओपेरान धारणा किसने दी? बीटल एवं टेटम, जेकब एवं मोनार्ड, वाटसन एवं क्रिक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन नियमन की जो ओपेरान धारणा है वो जेकब एवं मोनार्ड के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला? उत्परिवर्तन, आरएनए संश्लेषण, आनुवंशिक कोड एवं डीएनए का पात्रा संश्लेषण या प्रोटीन संश्लेषण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में आनुवंशिक कोड एवं डीएनए का पात्रा संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेट कोशिका में सही क्रम को दर्शाता है? कौन सा सेट है कोशिका में सही क्रम को दर्शाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, अनुलेखन, अनुवादन, प्रोटीन संश्लेषण। अनुलेखन, अनुवादन और प्रोटीन संश्लेषण ये है सही क्रम को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, गैमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा क्या कहलाता है? गैमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अगुणित, एक गुणित, दो गुणित या बहुगुणित? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो युग्मक गुणसूत्र यानी गैमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा होता है वो अगुणित होता है। 2n+-1 गुणसूत्रों वाला पौधा क्या कहलाएगा? 2n+-1 गुणसूत्रों वाला पौधा अगुणित, असुगुणित या विषम गुणित? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2n+-1 गुणसूत्रों वाला पौधा असुगुणित होता है और जो है गैमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा अगुणित होता है। अगला प्रश्न है, बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया क्या कहलाएगी? बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया क्या कहलाएगी? क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी, केस्मोगेमी या डाइकोगेमी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया जो है क्लिस्टोगेमी कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक स्थिति जिसमें एक जीन से दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देते हैं जब वे दोनों एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रभाविता, एपिस्टेटिस, दोनों या कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिस्टेटिस वह स्थिति है जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है जब वो दोनों एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, 2n-1-1 2n-1-1 गुणसूत्र संगठन वाला व्यक्ति कहलाता है? मोनोसोमिक होता है, डायसोमिक, डबल मोनोसोमिक या डबल ट्राइसोमिक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डबल मोनोसोमिक। 2n-1-1 क्रोमोसोम संगठन वाला व्यक्ति डबल मोनोसोमिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्वपरागण यानी सेल्फिंग से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फिंग से संबंधित कौन सा कथन सही है? सी, या विषम युग्मता को घटाएगा। सेल्फिंग विषम युग्मता को कम करता है, घटाता है। अगला प्रश्न टेंटिकल है, टेंटिकल क्या अंतर जाति है, अंतरा जाति है, इंटरजेनरिक है, इंट्राजेनरिक है? तो टेंटिकल क्या है? 154 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंटरजेनरिक है। टेंटिकल एक इंटरजेनरिक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, बंद गोभी किस कारण से परपरागित है?
पुष्पाकृत, प्रोटोगाइनी, सेल्फ इंकोपाबिलिटी या प्रोटोएंड्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चितता, यानी स्व अनिश्चितता, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी के कारण बंद गोभी जो है वो परपरागित है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। अगला प्रश्न है, मक्का में परपरागण होता है क्योंकि यह प्रोटोएंड्री है, प्रोटोगाइनी है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का में परपरागण होता है क्योंकि यह प्रोटोएंड्री है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग किनके लिए उपयोगी है? बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग किसके लिए उपयोगी है? फल वर्गीय फसलों के लिए, सब्जी वर्गीय फसलों के लिए या छोटे दाने वाली फसलों के लिए, पुष्प वर्गीय फसलों के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे दाने वाली फसलों के लिए जो बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग है वो उपयोगी है। अगला प्रश्न है, मक्का की एक सिंथेटिक वैरायटी जो 10 लाइनों को मिलाकर बनाई गई कि F2 पीढ़ी में प्रबलता कितनी कमी होगी? मक्का की एक सिंथेटिक वैरायटी जो 10 लाइनों को मिलाकर बनाई गई है कि F2 पीढ़ी में प्रबलता में कितनी कमी होगी? तो 1/10, 159 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, अनिषेक जनन यानी एपोमिक्सिस में संतति किसके निकटतम होती है? एपोमिक्सिस में संतति किसके निकटतम होगी? नर जनक, मादा जनक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 168 का ऑप्शन नंबर बी, जो अनिषेक जनन यानी एपोमिक्सिस में संतति है वो मादा जनक के निकटतम होती है। अगला प्रश्न है, F1 संकर की औसत वाणिज्यिक किस्म के ऊपर श्रेष्ठता क्या कहलाएगी? F1 संकर की औसत वाणिज्यिक किस्म के ऊपर श्रेष्ठता क्या कहलाएगी? हेटेरोबिलिटी, ल्यूसेंस, आर्थिक संकरोज या रिलेटिव संकरोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F1 संकर की औसत वाणिज्यिक किस्म के ऊपर जो श्रेष्ठता है वो आर्थिक संकरोज कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, मक्का में इनब्रेड लाइन किसके द्वारा बनाए रखी जाती हैं? स्वपरागण, परपरागण, सिव पोलिनेशन या ओपन पोलिनेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का में जो इनब्रेड लाइन है वो स्वपरागण के द्वारा बनाए रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, NBPGR कहाँ स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, लखनऊ, बीकानेर, करनाल या नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो NBPGR है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, मक्का में कंपोजिट वैरायटी उत्पन्न करने के लिए कौन सी कंपोनेंट लाइनें काम में ली जाती हैं? इनब्रेड लाइनें, सिंगल क्रॉसेड, टॉप क्रॉसेड या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का में कंपोजिट वैरायटी उत्पन्न करने के लिए ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी काम में ली जाती हैं। अगला प्रश्न है, जीन में किस परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है? जीन में किस परिवर्तन से उत्परिवर्तन होगा? न्यूनता, अधिकता, डिजेनरेशन या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन में न्यूनता, अधिकता, डिजेनरेशन सभी से म्यूटेशन होता है। अगला प्रश्न है, रिवर्जन किसके कारण होता है? जीन क्रिया के उत्परिवर्तन या जीन परिवर्तन व उत्परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जीन रिवर्जन है किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।